जब पार्टिकल्स उस एनर्जी को कैरी करें तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जब टच होने के कारण, कांटेक्ट होने के कारण ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा हो, कंडक्शन है, एंड थ्रू वेव्स अगर हो रहा हो, रेडिएशन है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और हमारे जो हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर है उसके कारण, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही तीन फैक्टर्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कन्वेक्शन के साथ साथ एडवेक्शन भी है जो रिस्पॉन्सिबल है। एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल या फिर द एटम या एलिमेंट्स जो उसको कैरी कर रहे हैं। सेम मटेरियल भी तो दूसरे नीचे से हिट किया, वो ऊपर की तरफ जाती है, कंडक्शन ही नहीं, कन्वेक्शन होगा। सेम मटेरियल है, वही उसको कैरी कर रहा है। लेकिन अगर मान लो, देखो इसमें दो चीजें, इफ दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हीट हुआ इसकी वजह से, ये हुआ इसकी वजह से, ये हुआ, तो कंडक्शन हो रहा है। लेकिन इफ दिस इज डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स दिस एरिया तो ये कन्वेक्शन है। अगर ये हीट, ये गर्म हुआ और ये इसको लेकर के आगे जा रहा है या फिर आगे जाकर के किसी भी सरफेस को गर्म कर रहा है तो दैट इज कन्वेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर है और वो टच होने के कारण, कांटेक्ट होने के कारण हीट होते जा रहे हैं तो कंडक्शन। गैसेस का हीटअप इज ड्यू टू द कन्वेक्शन और मेटल्स का हीटअप कंडक्शन है। ठीक है ना, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं, और कंडक्शन पढ़ते हैं वहां पर, कि वहां पर मेटल्स साथ में लगे हुए हैं तो वो किस तरीके से कैरी कर रहे हैं उसको, तो बेसिकली कांटेक्ट में होने के कारण वो कैरी किया जा रहा है। आज इंसुलेशन हमने पढ़ा था, तो उसी से मिलता जुलता कांटेक्ट ये टॉपिक है, दैट इज हीट बजट। ठीक है, व्हाट इज हीट बजट या फिर व्हाट इज बजट? बजट तो होता है कि हमने किसी चीज का पर्टिकुलर, कोई एक पर्टिकुलर चीज उसको अलग अलग जगह से क्या कहाँ यूज किया जाए उसका सम टोटल बजट। बेसिकली कोई भी रिसोर्सेस हम कितना इनकम के थ्रू पा रहे हैं और कितना उसको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस चीज का लेखा जोखा, उसकी अकाउंटेंसी हम क्या कहलाती है, बजट कहलाती है। ऐसे ही अगर हम हीट कितनी ले रहे हैं और हीट को कितना एक्सपेंडिचर या फिर खो दे रहे हैं, जब हम इसकी अकाउंटेंसी करें, इसको अकाउंटेबिलिटी में देखें, तो दिस विल बिकम दी हीट बजट। ठीक है, जब हमारे अर्थ के ऊपर कितना टेम्परेचर आ रहा है, कितनी हीट आ रही है और कितनी लॉस में जा रही है, उसके कंबाइंड इफेक्ट को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, दैट इज नोन एज दी हीट बजट। हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हैज बीन सेम फॉर द पास्ट 100 ईयर्स, 200 ईयर, 300 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि जितनी हीट हमारे अर्थ के ऊपर आई उतनी ही हमने लॉस भी कर दी, उतनी ही वापस भी भेज दी। यानी अर्थ में कैप्चर होकर के कोई भी एक्स्ट्रा हीट नहीं रही। यही रिजल्ट निकला इसका। तभी जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज हीट है हमारे अर्थ सरफेस की, वो सेम रही। जितनी बढ़ रही है दैट मींस हम उतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, उतना ही कम डिसिपेट कर रहे हैं। ये रिजल्ट निकलेगा। तो हमारे, अगर हम ये हीट बजट को देखने की कोशिश करें तो अप्रोक्सीमेटली जितना हम रिसीव करते हैं उतना ही हम दोबारा से भेज भी देते हैं वापस हीट रेडिएशंस को, अगर हम हमारे अर्थ टेम्परेचर को ओवर द पीरियड कैलकुलेट करने की कोशिश करें। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब कितनी रेडिएशंस आती हैं, कितनी हम एब्जॉर्ब करते हैं और कौन उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर मान लो देयर आर 100 यूनिट्स ऑफ लाइट और हीट एनर्जी दैट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। मान लो हमने बोला कि यहां पर ये अर्थ है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, यहां तक, यहां से सन की एनर्जी टोटल 100 यूनिट्स आ रही है। 100 यूनिट्स आई। इस 100 यूनिट्स को दो हिस्सों में हम यहां डिवाइड कर लेंगे। एक वो हिस्सा जो एटमॉस्फेयर या किसी भी रीजन की वजह से हमारी अर्थ पे उसको यूटिलाइज ही नहीं किया गया है और रिफ्लेक्ट बैक कर दिया है, यानी कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाएगा विदाउट यूटिलाइजिंग, और वो हमारा इसके अंदर से 35 यूनिट्स। 35 यूनिट्स आर दोज which are reflected by the different spheres of the earth during the insolation। जब ये इंसोलेशन आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, उसके टाइम पे 35 यूनिट्स हमने एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक कर दी, इसको हमने यूज नहीं किया। उसके अलावा बची कितनी?
65 यूनिट्स, ये 65 यूनिट्स हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी या यहां किसी न किसी प्रोसेस में काम आएगी। ये जो 35 यूनिट्स है, इसमें कहां से कितना हमने बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक किया है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे अर्थ सरफेस में देयर इज एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे मटेरियल या फिर अगर हम कहें वाटर वेपर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस सनलाइट को या हीट एनर्जी को एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। आउट ऑफ दीज 35 यूनिट्स 6 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द एटमॉस्फेयर। 6 यूनिट कौन रिफ्लेक्ट बैक करेगा? एटमॉस्फेयर करेगा। आउट ऑफ दीज 35 यूनिट्स 27 units will be reflected back by the clouds. This by the atmosphere. ठीक है, कितनी यूनिट रहेगी? 2 रहेगी ना। ये 2 यूनिट हमारे अर्थ का जो एल्बेडो है, आइस या कोई भी चीज जो अर्थ से टकरा करके एज इट इज रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये 2 यूनिट यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो ये तो सारा इसी के अंदर आ गया। ठीक है, दोबारा बना। ठीक है, अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर, 100 यूनिट्स रिसीव्ड। लेकिन इसमें से ये जब आ रही है नीचे यहां तक पहुंच रही है, देयर आर सम यूनिट विच विल बी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द एटमॉस्फेयर। कितनी है? 6 यूनिट्स। उसके बाद सम क्लाउड्स आर देयर, ये उसको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। कितनी है? 27 यूनिट्स। कुछ अर्थ तक आएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी। कितनी है? 2 यूनिट्स। टोटल कैसे हो गए? ठीक है, टोटल कितना हो गया? 35 यूनिट्स। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, रिमेनिंग 65 यूनिट्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, इसमें से 2 हिस्से बनेंगे। 51 यूनिट्स विल बी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। 51 यूनिट्स यहां पहुंच गई। 51 यूनिट्स को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशंस, अर्थ विल एब्जॉर्ब देम। ये जो अर्थ तक पहुंच रही है किस फॉर्म में पहुंचती हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशंस, ये हम पढ़ चुके हैं। जो रिलीज करती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी बची 14 यूनिट्स। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। These are absorbed by the atmosphere. यहां तक क्लियर है? ठीक है, तब तक इसको बना लो डायग्राम को, या फिर इसको इस हिसाब से लिख लो। इंक्वायरी आई है तो आप स्ट्रेच कर लोगे। हम कहां तक बना है? कहां तक किया? अच्छा, ये पहुंच गए। ठीक है, 65 यूनिट्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी। आउट ऑफ दीज 65 यूनिट्स 51 यूनिट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस, 14 विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। यहां तक क्लियर है? अब अर्थ अपने पास रखेगी नहीं, ये उसको इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक करेगी या फिर रेडिएट करेगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। हालांकि मुझे अलग अलग कलर से बनाना चाहिए था, एब्जॉर्ब वाला और अलग। ठीक है,
लेकिन फिर भी देख लेना, आप बना लेना, ठीक है। These 51 units will be released by the earth surface in the form of terrestrial radiations। और ये जो terrestrial radiations हैं ये किस फॉर्म में होंगी? लॉन्ग वेव या फिर इंफ्रारेड, ये होती है। अब इसमें से आउट ऑफ दिस 51, 17 units will be directly reflected back to surface, space, ठीक है। यहां से गई 51 यूनिट्स निकली, ये 51 यूनिट्स जब निकल रही है तो 17 यूनिट्स तो डायरेक्टली स्पेस में चले जाएंगी, मतलब उसको एटमॉस्फेयर के द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलने वाला है। अब इसी में से जो बाकी बच गई, कितनी बची? 37 ही होनी चाहिए, 34 होनी चाहिए, 34 यूनिट्स। इन 34 यूनिट्स को एटमॉस्फेयर फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा। बाय द एटमॉस्फेयर। क्लियर है? ठीक है, दोबारा बनाओ इसको। 17 यूनिट्स आर रिलीज बैक टू द स्पेस, वो हमारे एटमॉस्फेयर में किसी काम की नहीं है। यहां तो कोई डाउट नहीं? ठीक है, इसको दो हिसाब से बना सकते हो, एक तो अर्थ के हिसाब से बना सकते हो या फिर सिंपल डायग्राम जैसे अभी इसको बना रहा था। 100 यूनिट्स टोटल रिसीव्ड, ठीक है ना, रिसीव्ड, $35 रिफ्लेक्टेड बैक, 35 यूनिट्स। और कैसे कैसे तो हमें पता होना चाहिए, 6 यूनिट्स बाय एटमॉस्फेयर, 27 यूनिट्स बाय क्लाउड्स, 2 यूनिट्स बाय एल्बेडो ऑफ द अर्थ। यहां तक क्लियर है? ये तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो गए टू द स्पेस, ये हमारे यहां पर अर्थ में किसी काम पे नहीं आती है। देन उसके बाद यहां पर कितनी बची? 65 यूनिट्स इन द एटमॉस्फेयर या फिर एंटर्स एटमॉस्फेयर एंड अर्थ, या फिर रिसीव्ड कह लो, रिसीव्ड बाय अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। Out of these 14 units, 14 ही था ना, absorbed by atmosphere। Clear है? Then 51 units received by earth, अब ये 51 यूनिट्स विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ठीक है। दीज आर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। और ये ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लॉन्ग वेव लिख सकते हो इसको, और यहाँ पर रिसीव वालों को शॉर्ट वेव लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इजी रहेगा बार बार रिवाइज करने में। देन उसके बाद इसमें से out of this 14 units, नहीं सॉरी 17 units back to space, और उसके बाद 34 units absorbed by ठीक है। तो दिस इज द हीट बजट ऑफ द अर्थ कि टोटल 100 यूनिट्स रिसीव करें तो कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितना रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट बैक में अगर आप देखोगे तो 35 यूनिट्स ये और 17 यूनिट्स ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, बाकी जो बची हुई है 38 यूनिट्स
38 ही बची ना, क्योंकि 34 तो ये वाली और 14 ये वाली जो कि एटमॉस्फेयर ने रिसीव किया। सॉरी 48, 34 एंड 48, सॉरी 34 एंड 14 ये किसने रिसीव किया है? ये अभी एटमॉस्फेयर में है। अगर मान लो ये जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है बाय द एटमॉस्फेयर है कौन, कौन कर रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? द ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी गैसेस हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएं तो यहां पर ये हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेंगे, ज्यादा करेंगे ना, क्योंकि एब्जॉर्ब करने का काम है ग्रीन हाउस गैसेस का। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती हैं तो उस टाइम पे यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट वो ज्यादा हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर अर्थ सरफेस का ज्यादा हो जाएगा, अर्थ एटमॉस्फेयर का ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम सारी जो शक्तियां लगा रहे हैं हमारी बैठ करके, चाहे मानसिक शक्ति ले लो या फिर आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर, मेंटल पावर, साइंटिफिक पावर, सारी सब तरह की जो पावर्स हैं वी आर यूजिंग कि हम इस ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट कर सकें ताकि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ सके। अगर ये बढ़ता है तो बहुत सारी चीजों पे ऊपर इनका इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही सरवाइव कर पाती हैं, और एक भी चीज खराब हुई तो क्या खराब होगा? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कोलैप्स। ठीक है, तो क्या खराब होने वाला है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीसीज हैं वो हैम्पर होंगी, फूड चेन हैम्पर होगी, फूड वेब हैम्पर होगी। दैट विल लीड टू इकोसिस्टम कोलैप्स। ठीक है, याद करो थोड़ा सा जो सुबह पढ़ा है। याद है? ठीक है, क्लियर है? एटमॉस्फेयर कितना यूनिट कर रहे हैं? 48, 34 प्लस 14 एटमॉस्फेयर। इसको अलग से हाईलाइट कर लो। 34 यूनिट्स यहां से और 14 यूनिट्स डायरेक्टली कहां गया? कितना हुआ? 48 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, और फर्दर धीरे धीरे वो भी उसको रिलीज कर देंगे इनटू द स्पेस। अपने पास नहीं रखेंगे क्योंकि हीट बजट नॉर्मली जीरो पे आएगा, जीरो सम गेम है, फाइनली जीरो रहने वाला है। ये भी स्पेस में उसको रिलीज कर देंगे धीरे धीरे। तभी हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो बैलेंस रहता है, जितना है उतना ही रहेगा, ना उससे बढ़ने वाला ना घटने वाला। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। ये हीट बजट के रूप में इस टाइप से एक डायग्राम बना लेना इसको। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू दी ग्रीन हाउस गैसेस लिख लेना, और इसीलिए वी आर ट्राइंग टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2। CO2, मीथेन, ठीक है ना, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सर मीथेन हर जगह से रिलीज होते हैं ना, जैसे एक तो पैडी फील्ड्स लगा लो और फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल से भी है। ठीक है, डायग्राम बना लिया, लिखवाऊं इसको? बना लिया ना, लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसके बाद ये तो गया हीट बजट कि कितना हीट एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं और कितना एक्सपोज कर देते हैं टू दी स्पेस। एक क्वेश्चन बताओ, आप लोग कर चुके हो इसको सॉल्व, बाकी को बताने दो। अर्थ सरफेस पे देयर आर सम क्लाउड्स which are in the troposphere, there are some clouds which are in stratosphere। हमारे अर्थ पे जो गर्मी है वो किसकी वजह से ज्यादा होगी? हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो कौन से क्लाउड्स की वजह से बढ़ेगा? ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स और द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, लोअर क्लाउड्स और द हायर क्लाउड्स। लोअर क्लाउड्स की वजह से बढ़ेगा, ऐसा ही है। ट्रोपोस्फेयर वजह से बढ़ेगा क्योंकि ट्रोपोस्फेयर लेयर में जब हम जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, लेकिन हार्ट के बट कम भी हो जाता है टेम्परेचर जैसे साइड बढ़ेगी। रीजन सही नहीं है सर मेरे ख्याल से स्ट्रेटो का बढ़ेगा क्योंकि इसको आप कर चुके हो, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूवी रेज रुकने के कारण वहां पे ऑलरेडी बहुत टेम्परेचर होता है। जो हायर क्लाउड्स हैं दोज आर जनरली
ट्रांसपेरेंट क्लाउड्स, वहां से हीट रेडिएशंस इसके थ्रू होकर के डायरेक्ट आ सकती है। बट जो ट्रोपोस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं वो ट्रांसपेरेंट ना होकर के ओपेक होते हैं। यहां पर जितनी भी हीट रेज होंगी इनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस बाय द ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स। तो इसीलिए जो हीट बढ़ रही है दैट इज ड्यू टू द हायर क्लाउड्स, जो हीट कम हो रही है दैट इज ड्यू टू द लोअर क्लाउड्स। नीचे से अर्थ हीट रिलीज कर रही है, उसको ट्रैप भी तो ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स ही करेंगे, लेकिन ज्यादा पोर्शन को अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं ना। यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर भी है 17% या फिर 17 यूनिट्स आउट ऑफ द टोटल 51 यूनिट्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 33% है, वो तो डायरेक्टली स्पेस के पास गया। बचा कितना? 66%। 66% कहाँ है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। वहां पर्टिकुलरली हमने क्लाउड तो पढ़ा ही नहीं, क्लाउड ने उसको रिसीव किया। सर जैसे आप बता रहे थे ओपेक होता है, तो सेम चीज नीचे से भी तो होगा, नीचे वाले जैसे कि वो उसको स्ट्रो होकर। हाँ, अब एक चीज समझो, जैसे जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस ज्यादा जल्दी ब्लॉक की जा सकती हैं किसी भी कंपोनेंट के द्वारा, चाहे वो क्लाउड ही क्यों ना हो। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज में ए बी सी पढ़ी, सी इज द शॉर्टर वेव, ए इज द लॉन्गर वेव। तो वो किसको ब्लॉक कर रहा है? सी को, जो शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव तो पहले ब्लॉक है। लॉन्ग वेव हम रिसीव वो यहां से भेज रहे हैं। लॉन्ग वेव अगर हम भेजेंगे तो वो बेसिकली आपके यहां से भी इसको क्रॉस करते हुए जाते हुए दिखाई देंगे, वो रुकेंगी नहीं। शॉर्ट वेव आप देखेंगे वो रुक जाती है कहीं पर भी। ब्लॉक होंगी तो कौन सी होंगी? शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव? शॉर्ट वेव। यहां से लॉन्ग वेव भेज रहे हैं, लॉन्ग वेव तो चाहे क्लाउड आए चाहे कुछ आए वो रिलीज हो जाएंगे ऊपर की तरफ। तो क्लाउड्स या फिर ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स आर ओपेक टू द शॉर्ट वेव्स एंड ट्रांसपेरेंट टू द लॉन्ग वेव्स। सर ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक का क्या रीजन है? किस चीज का? क्लाउड्स नीचे वाले। शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव। नहीं, वो तो क्रॉस करके जाएंगे नहीं जाएंगे वो रीजन वो होता है, लेकिन ये मतलब जैसे ट्रोपोस्फेरिक का ओपेक क्यों होते हैं क्लाउड्स और उनके ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, शॉर्ट वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स, ये रीजन। हाँ, ये पूछ रही है कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक इनमें डिफरेंस क्या होता है? कि मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो है वो ट्रांसपेरेंट, वो थिन होते हैं, बहुत थिन होते हैं। जो ऊपर वाले जो आपने देखे होंगे, हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है या ऊपर वाले क्लाउड्स हैं, एक तो उनमें एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी या फिर जो कंपोनेंट्स है वो बहुत कम मिलते हैं, तो वहां पर उसको ब्लॉक करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो बहुत थिन होने के कारण वो ट्रांसपेरेंसी का काम करते हैं वहां पर। ठीक है, वहां पर मॉइस्चर का भी हो सकता है ना कि नीचे वाले मॉइस्चर तो 99% आपका ट्रोपोस्फेयर में ही है, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये पूछा था यूपीएससी में कि कौन से क्लाउड। सर लास्ट में नंबर तो आ ही जाएंगे इस क्वेश्चन में। बेशक आइडिया जल्दी लगाया है। चलो, अभी हमने पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के फैक्टर्स पढ़े थे, उसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स बताओ मुझे। क्या सर? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स पढ़े थे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से फैक्टर्स थे? अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकली, ये जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी एब्जॉर्ब होती जाएगी। ऊपर वाली सरफेसेस के लिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम बचने वाली है, तो यानी यहां पर तो ज्यादा गर्मी होगी, यहां पर हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा नॉर्मल लैप्स रेट काम करेगा, विच इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी ऊपर जाते जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ये हमने पढ़ा था। दूसरा इसके पीछे रीजन था कि ऊपर जो एटमॉस्फेयर है दैट इज बिकमिंग थिनर। अगर एटमॉस्फेयर हैवी है तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ऊपर एटमॉस्फेयर ही कम है तो वो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पर वैसे भी हीट एनर्जी कम होने वाली है, तो टेम्परेचर इज लायबल टू बी रिड्यूस्ड व्हेन वी गो टू दी हायर अल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये होने वाला है, हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम होने ही वाला है। अब जब इसका अपोजिट कंडीशंस हो जाए, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा। मान लो कोई ऐसी कंडीशन आई जहां पर आप ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए, यहां तो टेम्परेचर कम और यहां टेम्परेचर ज्यादा मिल गया। ऐसी कंडीशन हो सकती है। इस तरह की कंडीशंस को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं?
टेम्परेचर इन्वर्जन। यानी नॉर्मल कंडीशन को फॉलो ना करके उसके अपोजिट में जो चल रही है, दीज आर नोन एज दी टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशंस। हेडिंग डालो टेम्परेचर इन्वर्जन। व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन लिखना होगा, क्या लिखोगे? लिख लो। when with the increase in altitude the temperature increases instead of decreasing, when with the क्या लिखा है मैंने? Then with the increase in altitude. Increase in altitude, the temperature increases instead of decreasing. The condition is known as temperature inversion. The condition is known as temperature inversion. एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, एग्जामिनर पूछेगा टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए कि टेम्परेचर इन्वर्जन होगा कैसे कैसे। तो हेडिंग डालो फैक्टर्स और या कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। सर कोई भी टॉपिक है, सबके फैक्टर्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। वही है, मतलब कॉजेज और ये सब यूपीएससी इन्हीं चीजों पे ध्यान देती है। ठीक है, लिख लो कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। आप लोगों को याद होनी चाहिए। हाँ, 5-6 कंडीशंस हैं, क्या क्या हैं बताओ। नहीं याद है? फर्स्ट इज लॉन्ग विंटर नाइट्स। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, लेकिन कैसे? रात में वो एयर ट्रैप हो जाती है नीचे। एयर ट्रैप हो जाएगी? नहीं ट्रैप नहीं, बंद हो जाती है शायद। ऑक्सीजन कैसे कोई लेने देना? सर रात को ही सारी रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ, जो एब्जॉर्ब करती है जितनी भी दिन में। ठीक है, फिर हाँ आधा सही है, आगे देखो होता क्या है। ओवर द नाइट रेडिएशंस हो रही हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट एनर्जी निकली, ये हीट एनर्जी ऊपर जाकर के एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है। लेकिन क्योंकि नाइट कौन सी है और कैसी है? ओवर द पीरियड, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन धीरे धीरे नीचे वाले एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है, ऊपर वाले को गर्म कर रही है। लेकिन क्योंकि विंटर नाइट्स होने के कारण ये जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज हो जाएंगी, लॉन्ग विंटर नाइट भी है, तो इस वजह से ओवर द टाइम अब ये जमीन ठंडी होनी शुरू हो गई है ड्यू टू द विंटर। अब यहां पर जो इसके आसपास का एटमॉस्फेयर होगा वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। पास की हवा ठंडी होनी शुरू हो गई है, ऊपर गर्म हवा है। पास की हवा ठंडी है और ऊपर क्या है? गर्म है। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। अब इसमें होगा क्या? इसके कारण ये हवा ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि ये ट्रैप हो गई है, क्योंकि ये ट्रैप हो गई है। अदरवाइज जो गर्म हवा होगी वो लाइटर होकर के ऊपर जाने की कोशिश करती है। अब ये ठंडी हवा है, जमीन के नजदीक है, इसका तो ऊपर जाने की फितरत ही नहीं है, ये इसका फीचर ही नहीं है मतलब कूलर विंड्स का, वो तो नीचे ही रहेंगी। ठीक है, तब ये नीचे रहेगी, ऊपर गर्म हवा रहेगी। इस कंडीशन में आप देखते हो कि जैसे ह्यूमिडिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी शायद पढ़ा नहीं है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वहां पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ सिंपल बता देता हूं। ह्यूमिडिटी में क्या होता है
जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एयर की या विंड की वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब यहां पर टेम्परेचर डाउन है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी जो भी एक्सेस वाटर एयर के पास होगा वो रिलीज कर देगी। वो क्या करेगी? रिलीज करेगी। इसीलिए जब भी सर्दियों की या फिर अगर हम कहें कि विंटर नाइट्स होंगी और लॉन्ग नाइट्स होंगी, उस केस में सुबह सुबह आपको हर जगह पे ओस जमी हुई दिखाई देती है। उस जगह पे आपको क्या दिखाई देगी? ओस दिखाई देगी। उसका रीजन है टेम्परेचर इन्वर्जन। अगर नीचे विंटर में अगर नीचे गर्म हवाएं हो तो उनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी वैसे ही ज्यादा है, वो क्यों रिलीज करेंगे वाटर्स को? तो ओस नहीं जमेंगी। ठीक है, अब क्योंकि वहां वो कैप्चर हो चुकी है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी उनकी कम हो गई है, तो वहीं पर वाटर को रिलीज करके वहां पर हमें ओस दिखाई देती है। क्लियर है? पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिखो। सर इसको लिखो। ये याद नहीं रहता है, पहले भी पढ़ रहा था। लिखोगे? लिख लो। The atmosphere at higher level is heated up due to atmosphere at higher level is heated up due to the terrestrial radiations. Due to the terrestrial radiations. Whereas the air near the Earth's surface, gets cooled down owing to the winter nights. Therefore, in this situation, the warm air gets over the colder air. ठीक है, तो ये हमारा पहली कंडीशन हो गई। वाली कंडीशन भी थी ना, वो भी सेम है। वैली कंडीशन लिखवाएंगे लास्ट में उसमें। सेकंड पॉइंट लिख लो, द क्लाउडलेस स्काई। क्लियर हो रहा उससे जो लिखवाया? ठीक है, क्लाउडलेस स्काई कैसे? क्वेश्चन, ये कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन को बढ़ावा देता है? क्लाउड नहीं होगा तो सीधा नीचे आ जाएंगे। कौन आएगा नीचे? ठीक है, हाँ बताओ। अभी थोड़ी देर पहले आप ही आंसर दे रहे थे। नीचे से रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। अरे नीचे से क्लाउड जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे हीट एनर्जी को। अब क्लाउडलेस हैं तो एनर्जी या फिर हीट एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, वो सब के सब रिलीज हो जाएंगे ओवर दी स्पेस। धीरे धीरे जब अर्थ की सारी हीट एनर्जी निकल चुकी है, अर्थ कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। अर्थ के आसपास जो एयर आएगी वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगी और अपर वाला एटमॉस्फेयर वो ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गर्म है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई आपका? कौन सा? टेम्परेचर इन्वर्जन। कहाँ होता है ये? डेजर्ट एरियाज में। डेजर्ट एरियाज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लिखवाना है इसको या सेम है, सिमिलर है जो पहले वाला है, बहुत ज्यादा सा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, ड्राई एयर near the Earth's surface या surface of the Earth, कुछ भी लिख लेना।
ड्राई एयर नियर दी अर्थ सरफेस, कैसे? वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ड्राई एयर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो दो कंडीशन इसमें मैं बता देता हूं। अर्थ सरफेस है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ये निकल रही है, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, इधर से हवा आई और इस गर्म हवा को साइड में ले गई, उसकी जगह पे यहां क्या आ गई, ठंडी हवा आ गई। यहां ठंडी हवा है, ऊपर का एटमॉस्फेयर गर्म है। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी जो इसमें इसके अंदर सिचुएशन होती है, ऊपर है ड्राई एयर। ड्राई एयर में हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है। ड्राई एयर के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है। वेट एयर में हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब यहां पर ड्राई एयर आई है, नीचे से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकल रहे हैं। क्योंकि ये ड्राई है, उस हीट को या रेडिएशंस को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। एब्जॉर्प्शन कहां होगा, अपर लेवल पे जाकर के, और अपर लेवल पे एब्जॉर्प्शन होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ, टेम्परेचर इन्वर्जन। ड्राई एयर हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसकी हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज कंपैरेटिवली लोअर देन दी वेट एयर, ठीक है। अब यहां पर ड्राई एयर आई है, नीचे से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकल रही हैं, तो उसकी कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन करने की, उसके बाद वो उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो हीट सीधा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऊपर की तरफ गई तो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर तो गर्म हो जाएगा, नीचे वाला एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली गर्म नहीं होगा, वो ठंडा रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन। क्लियर है, लिखना है, यह समझ में आ जाएगा। सर लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। या लिखवाऊं, लिखो लिखो, ठीक है। The dry air has lesser capacity to absorb the heat. The dry air has lesser capacity to absorb terrestrial radiations, heat के बजाय terrestrial radiations, which allows these radiations to escape into higher altitudes. ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेंटेंस सेम रहने वाला है, ठीक है ना। इस प्रोसेस से हुआ क्या, द वार्म एयर गेट्स ओवर द कोल्डर एयर, वही जो पहले में लिखा था, सेम सेंटेंस रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्नो कवर्ड ग्राउंड। बताओ रीजन। स्मोक हाई एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देगी, तो वहां पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिसीव ही नहीं हुई, तो उसकी वजह से वहां पर पास का एटमॉस्फेयर, दो कंडीशन, एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम है तो वो वहां पर हीट अप नहीं होगा, दूसरा नीचे स्नो है, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो उसकी वजह से भी ठंडा हो जाएगा। अपर सरफेस के, अपर एटमॉस्फेयर की बजाय लोअर एटमॉस्फेयर विल बी एट लोअर टेम्परेचर्स, तो इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन लिख लो। ड्यू टू albedo, most of the radiation oblique heat is reflected back.
leaving behind the cooler surface. Leaving behind the cooler surface. Clear है? ठीक है. Next. Formation of fronts. ये कितनों को याद है? So warm और cool air fronts वो क्या मतलब अलग-अलग एयर से दूसरी साइड आते हैं, तो उसकी वजह से फॉर्म एक नीचे आता है एक ऊपर आ जाता है, तो वो फॉर्म्स. और जो होती है हॉट एयर होती है वो हल्की होती है, वो नीचे आती है, या कोई है. उल्टा बोल रहा हूँ. हॉट एयर हल्की होगी तो ऊपर उठेगी. अच्छा हाँ, हॉट एयर हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है, कोल्ड एयर हैवी होती है तो नीचे जाती है. ठीक है. आप लोग इसको सीखोगे जब हम टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ेंगे. ठीक है. टेम्परेट साइक्लोन्स में इस फ्रंट वाले पोर्शन को वहां डिटेल में कवर करेंगे. ठीक है. अभी एक बेसिक आइडिया दे देता हूं. होता क्या है, इक्वेटर के पास देयर इज हायर इंसोलेशन, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो यहां पर जो एयर होगी वो कंपैरेटिवली वार्मर होगी. एट द पोल्स इंसोलेशन बहुत कम होता है, इसकी वजह से यहां पर कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम रहता है. तो यहां पर जो एयर मास होगा दैट इज कूलर, और यहां पर जो एयर मास होगा दैट इज वार्मर, और इंटरेक्शन हमारा चलता रहेगा एटमॉस्फेयर में. तो ये जो वार्मर एयर मास है, वार्मर एयर मास होगा, ये इस साइड जाता रहेगा, कूलर एयर मास इस साइड आने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए. अब इसमें कोई एक जगह ऐसी आएगी जहां दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, जहां पर कूलर एयर मास और वार्मर एयर मास इंटरेक्ट करते हैं, उस बाउंड्री को हम फ्रंट बोलते हैं. उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं. तो इस फ्रंट बनने के कारण क्या होगा, तो वार्मर एयर मास क्योंकि हल्का है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, कोल्डर एयर मास जो कि भारी है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा. तो वार्मर एयर मास ऊपर आ गया, कोल्डर एयर मास नीचे आ गया, उल्टा हो गया. नॉर्मली नीचे वार्मर होना चाहिए ऊपर कोल्डर होना चाहिए, या उल्टा हो गया, नीचे कोल्डर ऊपर वार्मर है. तो इस वजह से यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन होगा. लिखना है? लिख लो, सिंपल एक लाइन में लिख लो. द मोमेंट ऑफ वार्म एयर मास, द मोमेंट ऑफ वार्म एयर मास ओवर कोल्डर या फिर कोल्ड एयर मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स. ठीक है. लास्ट सेंटेंस कॉमन है, विल लीड टू द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है. क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं? ठीक है. एक और लिख लो. माउंटेन विंड्स. ठीक है. माउंटेन विंड्स कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन करती है? माउंटेन में कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है? कुछ विंड वाली और साइड वाली विंड. कैटाबैटिक और एनाबैटिक अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा आप लोगों ने. क्या होती हैं विंड्स? कौन सी? कैटाबैटिक विंड्स और एनाबैटिक विंड्स. इसमें ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा, पीवाईक्यू में पढ़ा है. इसमें मत देखो. क्या होती हैं कैटाबैटिक विंड्स और एनाबैटिक विंड्स? क्या होती हैं? पढ़ेंगे हम इसको भी डिटेल में, क्योंकि इसी चैप्टर में हमें माउंटेन विंड्स भी पढ़ना है. अभी सिर्फ इसको समझने के लिए एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं. माउंटेन में जो भी विंड्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती हैं उनको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड्स. उनको हम क्या बोलते हैं? एनाबैटिक विंड्स. और वो विंड्स जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं उन्हें बोलते हैं हम कैटाबैटिक विंड्स. क्या बोलेंगे? कैटाबैटिक विंड्स. अब इसमें हो क्या रहा है, ये ऊपर से नीचे क्यों आ रही है उसके पीछे देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन.
रीजन इज एट द हायर एल्टीट्यूड्स बहुत सारे रीजंस की वजह से टेम्परेचर इज लोअर, और टेम्परेचर लोअर होने के कारण वहां एयर का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, एयर डेंस हो जाएगी, तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे आती हुई विंड गर्म है या ठंडी है? ठंडी है। ऊपर ठंडी हो गई तभी वो नीचे आ रही है, ऊपर जाती हुई विंड इज वार्म, नीचे आती हुई विंड इज कोल्डर। अब ये नीचे आएगी। अब ऐसे ही इस सिचुएशन को हम इस तरीके से देखते हैं कि देयर इज अ माउंटेन, और यहां पर भी एक माउंटेन है, यहां से विंड आ रही है, यहां से विंड आ रही है, दोनों आएंगी। यहां पर वैली में कंपैरेटिवली देयर इज अ वार्मर एयर पैकेट। वैली में क्या है? थोड़ा सा कंपैरेटिवली गर्म एयर पैकेट है, गर्म एयर मास है। अब जब ये नीचे आएंगी, ड्यू टू देयर डेंसर क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक, वो नीचे आकर के इसके नीचे जाने की कोशिश करेंगी, और नीचे जाने की कोशिश करेंगी, दे विल रिप्लेस दिस वार्मर एयर पैकेट, और अपने आप को यहां पर नीचे एस्टेब्लिश करेंगे। ये वार्मर एयर पैकेट ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ये वार्मर एयर पैकेट कहां चला जाएगा? ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और जब इस तरह की कंडीशन हुई तो क्या हुआ? नीचे कोल्डर विंड है और ऊपर, इसी वजह से वैलीज में ज्यादातर आपको ओस वगैरह ये सब दिखाई देता है। फर्स्ट वाली कंडीशन याद करो, वैलीज में ओस ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टेम्परेचर इन्वर्जन हमें कहीं देखने को मिलता है तो माउंटेन वैलीज में, लगभग डेली, क्योंकि रात के टाइम पे विंड्स कूल डाउन होती हैं, सुबह के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग में नीचे की तरफ आने की कोशिश करती हैं। नीचे आएंगी, यहां पर इसके कंपैरिजन में यहां पर गर्म विंड्स हैं, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, उनकी जगह ठंडी विंड्स ले लेंगी, यहां टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, और ज्यादातर ओस आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। ज्यादातर ओस इस रीजन में देखने को मिलती है। क्लियर है? ठीक है, इसी वजह से वैलीज में हम ज्यादातर चीजों को उगा नहीं पाते हैं, इसीलिए हम वैलीज में ज्यादातर चीजों को उगा नहीं पाते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन हमें अलाउ नहीं करता है कि हम वहां उन एरियाज को प्रोडक्टिव बना पाए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो टेम्परेचर जो विंटर हो रही है वो सिर्फ टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण हो रही है? नहीं, जो नॉर्मल विंटर के कारण टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। आपने उल्टा बोला, है। विंटर के कारण टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम ड्यूरिंग द विंटर रोहतक, दिल्ली या आसपास के एरियाज में फॉग या फिर स्मोक का फॉर्मेशन देखते हैं। वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर कोल्डर एयर ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने के कारण ह्यूमिडिटी को ज्यादा वो कैप्चर कर नहीं सकती है, ह्यूमिडिटी को रिलीज कर देती है, और वही वाटर वेपर्स फॉग के रूप में हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये जो फॉग फॉर्मेशन है, ये रिजल्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन का। फॉग फॉर्मेशन किसका रिजल्ट है? टेम्परेचर इन्वर्जन का। जो हमारे दिल्ली, रोहतक के आसपास जो फॉग फॉर्मेशन हो रहा है, वो इसी वजह से होता है, इस वजह से होता है। क्लियर है? किसी को डाउट है टेम्परेचर इन्वर्जन में? ये 6 के 6 पॉइंट एज इट इज याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो जनरली मिस हो जाता है पढ़ते पढ़ते। छोटा सा टॉपिक है, आंखों के सामने नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। फैक्टर्स हैं, बड़े आसान हैं, क्योंकि सिर्फ अभी नहीं, हम इनको आगे भी पढ़ने वाले हैं। हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं, इसको अभी पढ़ने वाले हैं, ये हमें पढ़ने अभी और। ठीक है, वहां पर हम और क्लैरिटी के साथ इन चीजों को देखेंगे कि कैसे माउंटेनियस विंड्स काम करती हैं, कैसे फ्रंट्स काम करते हैं, वो हमें देखना अभी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद कितना हुआ? हीट जोन्स कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा। हीट जोन्स, ठीक है। अब जो इंसोलेशन आया अर्थ के ऊपर रिसीव हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा इक्वेटर्स के पास ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होता है, पोल्स के पास कम इंसोलेशन रिसीव होता है। इसकी वजह से हमारी अर्थ पे डिफरेंट हीट जोन्स बन जाते हैं। उन हीट जोन्स को हमें पढ़ना होता है, क्योंकि यही हीट जोन हमें फर्दर हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझने में मदद करेंगे।
क्योंकि हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी है, जहां हमें क्लाइमेट और वेदर को समझना है। उसके लिए हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा कि किसी भी जगह पे ज्यादा टेम्परेचर क्यों है, कहीं पर भी कम टेम्परेचर क्यों है। उसको समझने के लिए वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर्स इज हीट जोन्स, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हीट जोन्स क्या होते हैं? हीट जोन्स क्या होते हैं? हीट जोन्स जहां ज्यादा गर्मी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मतलब कुछ सेम एरियाज को ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन वी आर रिसीविंग, हमने हमारी पूरी अर्थ को 3 अलग अलग हीट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कितने कितने हीट जोन्स हैं? 3 अलग अलग हीट जोन्स हैं। जब हम अर्थ का रोटेशन पढ़ रहे थे, जब हम अर्थ का इंक्लिनेशन पढ़ रहे थे 23.5 डिग्री पे, तब मैंने इसका कुछ पोर्शन कराया था, अगर आपको याद हो तो। एग्जैक्टली ठीक है, होता क्या है हमारे अर्थ पे, क्योंकि हमारा अर्थ टिल्ट है कितना? 23.5 डिग्री। यहीं से ले लेता हूं, बनानी। अच्छा, ये कुछ ज्यादा गड़बड़ बन गया। ठीक है, ठीक है। इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर ही पढ़ा ना? ठीक है, मेरे को डाउट में डालो। हाँ ना बोलते हो, ना बोलते हो, ना हाँ बोलते हो। मुझे लगता है पता नहीं पढ़ा था कि नहीं। ठीक है, नीचे हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां पर और यहां पर ओशन। अच्छा, दिस इज एट 0 डिग्री, ये हमने पढ़ा था। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री, दिस इज 66.5 डिग्री, एंड दिस इज 66.5 डिग्री। ऐसे होता है। यहां पर है नॉर्थ पोल और यहां पर है साउथ पोल, ऐसे होता है। ठीक है, अब जो हमारा सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड किस रीजन में रहता है? सिर्फ इक्वेटर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कभी नहीं आता ओवरहेड। कितने बार साल में? 2 बार। नहीं, एक बार इक्वेटर पर 2 बार। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इस पोजीशन पे साल में सिर्फ एक बार अर्थ मतलब सन जो है ओवरहेड आता है। इसके बीच में कोई भी रीजन हो, चाहे मैं 19 डिग्री की लाइन बनाऊं, चाहे मैं 20 डिग्री की लाइन बनाऊं, चाहे मैं 0 डिग्री की लाइन बनाऊं, हर जगह पे सन साल में 2 बार ओवरहेड होता है। हर जगह पे सन साल में 2 बार ओवरहेड होगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ एक बार होता है। क्लियर है? इस पॉइंट में किसी को डाउट नहीं। तो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो मैक्सिमम इस रीजन में रहती है। सन की जो डायरेक्ट रेज है मैक्सिमम क्या सारी ही इस रीजन में रहती हैं। इसके अलावा अर्थ के ऊपर ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पर सन की डायरेक्ट रेज या 90 डिग्री पे रेज पड़ती है। 90 डिग्री पे सिर्फ इसी रीजन में पड़ सकता है। साल में एक दिन ऐसा आता है जब यहां पे होती है, साल में एक दिन ऐसा होता है जब यहां पे होती है, और घूमते घूमते साल में 2 बार ऐसा होता है किसी भी पॉइंट पे चले जाओ उसके ऊपर 2 बार आती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो मैक्सिमम इंसोलेशन वो हमारा ये रीजन रिसीव करता है, और इस रीजन को हम कहते हैं टॉर्निक जोन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज
between Tropic of Cancer and the Arctic Circle, between Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. ये रीजन बचा. ये रीजन है जहां पर समर्स में लॉन्गर डेज देखने को मिलते हैं, विंटर्स में लॉन्गर नाइट्स देखने को मिलती है. ये पढ़ा था हमने. मैक्सिमम जो समर में लॉन्गर डेज हमें देखने को मिलेंगे, विंटर्स में लॉन्गर नाइट देखने को मिलेंगी अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो. उसमें भी ये जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंडेड होता है इन द टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन में एक्सटेंडेड उसमें हम देखने को मिलते हैं कि हमारा दिन जो है करीबन कितने घंटे का हो जाएगा, 14 16 घंटे का दिन हो जाएगा. ठीक है. तो सर्दी आएंगी तो उतने ही घंटे की रातें भी हो जाएंगी. ठीक है. ये हम देखने को मिलता है. यहां पर डायरेक्टली ओवरहेड कभी भी सन नहीं होता है. डायरेक्टली ओवरहेड या 90 डिग्री पे सन की रेज नहीं आती है. सन की रेज यहां थोड़े से इंक्लाइंड एंगल पे आती है. सन की रेज थोड़े से इंक्लाइंड एंगल पे आती है. कितने एंगल पे? वेरी करेगा बिटवीन 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री तक. कहां तक वेरी करेगा? 23.5 से 66.5 डिग्री तक. इतने डिग्री पे वेरी करेगा. और यहां पर सन रेज सीधी ना होने के कारण यहां कभी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है. एक लिमिटेड उसमें बढ़ेगा, यानी कि ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, क्योंकि इंसोलेशन फिर भी रिसीव हो रहा है. तो यहां पर एक मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा और इसीलिए हम इसको जानते हैं टेम्परेट जोन के नाम से. दिस इज दी देन उसके बाद बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल और बियॉन्ड एंटार्क्टिक सर्कल. ये वो रीजन है जहां पर अगर गर्मियों की बात करें तो सन 24 घंटे से ज्यादा पीरियड के लिए निकलता है. सर्दियों की बात करें तो 24 घंटे से ज्यादा की रात होती है. ये वो रीजन है जहां पर अगर दिन की बात करें तो सन 24 घंटे से ज्यादा पीरियड के लिए दिखाई देगा. सर्दियों की बात करें तो 24 घंटे तक हमें सूर्य दिखाई ही नहीं देगा. ये वो रीजन होता है. और यहां पर जो सन की रेज है वो सबसे ज्यादा इंक्लाइंड फॉर्म में पहुंचती है और सबसे ज्यादा इंक्लाइंड फॉर्म में पहुंचेंगी तो टेम्परेचर यहां पर उतना ही कम हो जाएगा और टेम्परेचर यहां पर मिनिमम रहता है और इसीलिए हम इसको फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं. इसीलिए दिस इज नोन एज जी फ्रिजिड जोन. इसको कई बार पोलर जोन भी बोल देते हैं. इसको कई बार पोलर जोन भी बोल देते हैं. लिखोगे इनके बारे में एक एक लाइन? नहीं लिखोगे? लिख लो. सबसे पहले टॉरिड जोन. हीट जोन्स हैं तो देयर आर 3 हीट जोन्स ओवर द अर्थ. There are 3 heat zones over the earth on the basis of amount of insolation received. On the basis of amount of insolation received. First, insolation received. First लिखो torrid zone. ब्रैकेट में लिख लो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ. इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लो. इट इज द जोन lying between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Second point, sun rays are almost vertical throughout the year. Sun rays
are almost vertical throughout the year and receives maximum insolation. layers and maximum insolation. And receives maximum insolation. Receives maximum insolation. Next point लिख लो. This is the hottest zone. This is the hottest zone. Second, temperate zone. ब्रैकेट में लिख लो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ. ब्रैकेट में लिख लो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ to 66.5 degree south. लिखो. This is the zone lying between Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Arctic Circle in the northern hemisphere and between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. In the southern hemisphere. Next point. This zone never experiences overhead sunlight. This zone never experiences overhead sunlight. ठीक है ना. और लास्ट पॉइंट लिख लो. इट हैज मॉडरेट टेम्परेचर. लास्ट इज पोलर जोन, सॉरी फ्रीजेड जोन, ऑल्सो नोन एज पोलर जोन. मुस्कान थक गई लिखते लिखते. पोलर जोन, सॉरी फ्रीजेड जोन ऑल्सो नोन एज पोलर जोन. ब्रैकेट में 66.5 डिग्री नॉर्थ टू नॉर्थ पोल and 66.5 degree south to south pole. First point, this is the zone lying between Arctic Circle and the North Pole. And Antarctic Circle and South Pole. And between Antarctic Circle and South Pole. This zone receives, next point, this zone receives oblique rays. This zone receives oblique rays, that is, the angle of incidence is very less.
Therefore, the temperature here remains very low. So angle of incidence अर्थ के रिलेटिव एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे देखेंगे जैसे दिस इज द अर्थ, यहाँ से जो ये एंगल बना रही है सन रेज, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. हाँ, सन रेज जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो एंगल बनाती हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, कि किस एंगल पे सन रेज अर्थ पे टकरा रही हैं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज. क्या लिखा है लास्ट पॉइंट? एंगल ऑफ इंसिडेंस Therefore, the temperature remains very low. Last point लिख लो इसमें. This zone experiences 24 hours of day and 24 hours of night. 24 hours of night. आज के लिए इतना बहुत है, और करवा दें. ठीक है, इसके बाद फिर प्रेशर जोन शुरू हो जाएंगे. वही है ना इससे अगला टॉपिक. ठीक है, प्रेशर जोन है और वो इसी से मिलता जुलता सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा सा अलग है नहीं उसमें. ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले टेम्परेचर जोन पता होना चाहिए, तभी हम प्रेशर जोन बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा. ठीक है.